गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम 26 अगस्त को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट haryanaDistrict.com स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप हरियाणा जीके से संबंधित ज़्यादा जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर आकर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2 खिलाड़ियों को। पूर्व कप्तान रानी रामपाल व पहलवान विनेश फोगाट को आगामी खेल दिवस पर खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये विनेश फोगाट हैं और ये हैं रानी रामपाल। इसके बाद है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 6 खिलाड़ियों को सम्मानित। तो ये 6 खिलाड़ी कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मनीष कौशिक हैं, मनु भाकर हैं, दीपिका ठाकुर हैं, दीपक हुड्डा हैं और संदीप चौधरी और इसके बाद मनीष नरवाल। तो ये टोटल 6 खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है, दीपिका ठाकुर हॉकी से संबंधित हैं, मनीष कौशिक बॉक्सर हैं, मनीष नरवाल पैरा शूटर हैं और दीपक निवास हुड्डा कबड्डी से संबंधित हैं और संदीप चौधरी पैरा एथलीट से संबंधित हैं। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रदेश के कितने कोच जो प्रशिक्षक होते हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो प्रदेश के 2 कोचों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और द्रोणाचार्य अवार्ड है ये स्पेशल प्रशिक्षक के लिए ही होते हैं। तो ये हैं कृष्ण कुमार और पहलवान ओम प्रकाश दहिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं ओम प्रकाश दहिया पहलवान और कृष्ण कुमार की फ़ोटो हमें नहीं मिल पाई। इसके बाद है, प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2 खिलाड़ियों को ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित। ये हैं खिलाड़ी मनप्रीत सिंह और पहलवान नेत्रपाल। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं खिलाड़ी मनप्रीत। हरियाणा की खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह, तो ये फ़ोटो में हैं, ये हैं हरियाणा के खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह। इन्होंने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए चयन होने पर हरियाणा के खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाते हुए बधाई भी दी है। इसके बाद है, प्रदेश में सेना भर्ती की लिखित परीक्षा अब कब आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी 1 नवंबर को। इसकी जो डेट है वो घोषित कर दी गई है। सेना भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन अब 1 नवंबर को किया जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निर्देशक कर्नल रतनदीप खान ने बताया है कि फरवरी माह में रोहतक, झज्जर, सोनीपत व पानीपत जिलों के युवाओं के लिए आयोजित की गई सेना भर्ती रैली की लिखित परीक्षा को स्वास्थ्य कारणों की वजह से दोबारा से करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि भर्ती कार्यालय की ओर से यह सूचना संबंधित उम्मीदवारों की ईमेल आईडी पर भेजी जा रही है। शिक्षा परीक्षण में सफल रहने वाले उम्मीदवार निर्धारित कार्यक्रम अनुसार भर्ती कार्यालय में अपने पुराने एडमिट कार्ड जमा करवाकर नए एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो जो निर्धारित कार्यक्रम है वो कुछ इस प्रकार से है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने ये फॉर्म भरा होगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि किस तारीख को आपके एडमिट कार्ड मिलेंगे। तो यहाँ पर 1000 से 1340 तक के जो एडमिट कार्ड हैं वो 17 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। 1341 से 1680 तक 18 अक्टूबर, 1681 से 2020 तक 19 अक्टूबर, 2021 से 2360 तक 20 अक्टूबर, 2361 से 2700 तक 21 अक्टूबर, 2701 से 3040 तक 22 अक्टूबर, 3041 से 3380 तक 23 अक्टूबर तक और 3381 से 3766 तक 24 अक्टूबर को सेना भर्ती कार्यालय रोहतक से संबंधित उम्मीदवार अपने पुराने एडमिट कार्ड जमा करवाकर नए एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है, प्रदेश में किस जिले में जाम से निजात दिलाने के लिए 6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हिसार के अंदर। प्रदेश सरकार ने हिसार को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए एलिवेटेड रोड्स तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हिसार को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए एलिवेटेड रोड न केवल एक बेहतर विकल्प साबित होगा बल्कि हिसार में एलिवेटेड रोड बनने की प्रबल संभावना भी है। इस एलिवेटेड रोड की लंबाई करीब 6 किलोमीटर की होगी। इससे शहर की 4 लाख आबादी को फायदा होगा।
पीडब्ल्यूडी विभाग डीपीआर के माध्यम से धरातल पर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करेगा कि एलिवेटेड रोड के लिए ज़मीन पर्याप्त है अथवा नहीं है और किस स्थान पर रोड पर एंट्री होगी और किस स्थान पर रोड पर एग्जिट बनाए जाएंगे। डिप्टी सीएम ने बताया है कि विजिबिलिटी रिपोर्ट आते ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। नगर निगम ने करीब 8 माह पहले हाउस की मीटिंग में एलिवेटेड रोड का एजेंडा पास किया था। नगर निगम ने 26 दिसंबर सन 2019 को हाउस की बैठक एजेंडा रखा था, जिसे सदन के अंदर पास किया गया था। अब इस एलिवेटेड के बनने से जो फ़ायदे होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। अगर एलिवेटेड रोड बनता है तो 4 लाख की जनता को इससे फ़ायदा होगा। बारिश में रोड पर कभी भी पानी जो है भर जाता है वो बिल्कुल भी नहीं भरेगा। शहर को पार करने में सिर्फ 6 से 10 मिनट का ही समय लगेगा। जाम से मुक्ति मिल जाएगी, यहाँ पर किसी भी प्रकार का जाम देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। प्रदेश में किस कंपनी ने गैस बुकिंग की सेवा मिस कॉल पर शुरू की है? तो ये शुरू की है भारत गैस एजेंसी ने। भारत गैस उपभोक्ता अपने गैस सिलेंडर्स की बुकिंग व्हाट्सएप या फिर मिस कॉल करके कर सकेंगे। कोरोना समय में भारत गैस के उपभोक्ताओं को बुकिंग के लिए एजेंसी जाने की या फिर फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं होगी। हिसार क्षेत्र के भारत गैस अधिकारी मुकुल जैन ने बताया है कि अब भारत गैस के उपभोक्ता बीपीएल स्मार्ट लाइन 1800224344 पर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से हाई लिखकर मैसेज भेजने से गैस बुक करने का विकल्प प्राप्त कर सकते हैं। बुकिंग के बाद उपभोक्ता का एक लिंक मिलेगा, जिस पर जाकर रिफिल के लिए ऑनलाइन भुगतान यूपीआई, डेबिट कार्ड, अमेजन, पेटीएम जैसे दूसरे भुगतान ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। ग्राहक व्हाट्सएप के माध्यम से गैस रिफिल्स का वर्तमान मूल्य व अन्य आवश्यक जानकारी भी ले सकते हैं। इसके बाद है प्रदेश सरकार ने वाहन के इंश्योरेंस को रिन्यू करवाने के लिए किस चीज़ की अनिवार्यता को लागू किया है? तो ये किया गया है प्रदूषण सर्टिफिकेट को। वाहन इंश्योरेंस को रिन्यू करवाने के लिए अब प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदूषण सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने 20 अगस्त को इसका पालन करने के आदेश जारी किए हैं। प्रदूषण सर्टिफिकेट की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गई है, लेकिन इस ऑनलाइन प्रक्रिया में 2010 से पहले के रजिस्टर्ड वाहनों का रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट नहीं हो रहा है, जिससे प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाने के अंदर काफ़ी परेशानी का सामना फिलहाल लोगों को करना पड़ रहा है। आंकड़ों के अनुसार जिले में करीब 2.10 लाख वाहन BS3 और BS4 मॉडल के हैं। ये वाहन 2017-18 से पहले के हैं, लेकिन 2010 से पहले के वाहन ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं। इसी वजह से अब लोगों को परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। प्रदूषण सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाने के लिए 40 केंद्र सरकार के द्वारा बनवाए जा रहे हैं। इसके बाद है हरियाणा की किस जिले में RT-PCR लैब की हाल ही में शुरुआत की गई है? तो ये की गई है सिरसा के अंदर। स्वास्थ्य विभाग ने सिरसा सिविल अस्पताल में इस लैब को स्थापित किया है। लैब के अंदर मशीनें भी स्थापित की जा चुकी हैं। स्टाफ की ट्रेनिंग भी यहाँ पर करवाई जा चुकी है। रविवार को RT-PCR कोरोना टेस्टिंग लैब में हवन का आयोजन किया गया। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री औपचारिक तौर पर लैब की शुरुआत करेंगे। इस लैब में 3 माइक्रोबायोलॉजिस्ट, 10 LT के अलावा अन्य पैरामेडिकल स्टाफ सदस्य भी काम करेंगे। शुरुआत में प्रतिदिन 500 सैंपल तक की यहाँ पर जांच प्रतिदिन की जाएगी। इसके बाद ज़रूरत पड़ने पर लैब को 24 घंटे भी संचालित किया जा सकता है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकेगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में हरियाणा में कितने विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं 7 विधायक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल व विधानसभा अध्यक्ष समेत 7 कोरोना पॉजिटिव संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से मनोहर लाल खट्टर, संजय भाटिया और ज्ञान चंद गुप्ता प्रमुख हैं। बुधवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर ही विधानसभा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
लिहाजा अभी तक 64 विधायकों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जबकि 18 माननीयों की रिपोर्ट का इंतजार है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के मेदांता अस्पताल में भर्ती होने के बाद अब विधानसभा स्पीकर भी मेदांता अस्पताल में भर्ती होंगे। वे भी चंडीगढ़ से यहां रेफर किए गए हैं। सोमवार सुबह उनके कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिली थी। वहीं करनाल के सांसद संजय भाटिया बुखार आने के बाद से क्वारंटाइन हो गए हैं। उन्होंने अपना कोरोना सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। तो यहाँ पर सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, ये हैं संजय भाटिया, तो इन्हें भी कोरोना पॉजिटिव की इनकी रिपोर्ट आई है। और ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता, तो इन तीनों की ही फिलहाल कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसके बाद है, हाल ही में केंद्रीय व अश्व अनुसंधान केंद्र को किस यूनिवर्सिटी के द्वारा पीसीआर मशीन से उपलब्ध करवाई गई है? तो ये उपलब्ध करवाई गई है HAU यानी कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने कोरोना सैंपलों की जांच की संख्या बढ़ा दी है। अब रोज 450 सैंपलों की जांच की जा रही है। HAU से केंद्र को जांच के लिए PCR मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। वहीं सरकार ने भी कोरोना सैंपलों की जांच के लिए PCR मशीन दी है। जांच में सहायता के लिए सरकार ने भी 6 कर्मचारी उपलब्ध करवाए हैं, जबकि 2 कर्मचारियों को संस्थान ने खुद लगाया है। अप्रैल माह में केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र को कोरोना सैंपल की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। अब तक 30,000 सैंपलों की जांच संस्थान के वैज्ञानिक कर चुके हैं, जिनमें से करीब 25 पॉजिटिव पाए गए। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के बारे में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय हरियाणा के हिसार के अंदर स्थित है, किंतु इसका एक परिसर जोड़बीड़ बीकानेर में भी स्थित है। यह राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक शीर्ष संस्थान है। घोड़ों के स्वास्थ्य एवं अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना 7 जनवरी सन 1986 के अंदर हिसार के अंदर की गई थी। और यहाँ पर HAU ने इसमें योगदान दिया है। तो HAU की स्थापना 2 फरवरी सन 1970 को हुई थी और इसके जो वाइस चांसलर हैं वर्तमान में वो डॉक्टर समर सिंह हैं। तो चलिए इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। हरियाणा में पहली बार किन संस्थानों के लिए वर्चुअल निरीक्षण कराने का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है स्कूलों की मान्यता के लिए। स्कूलों की मान्यता को लेकर तय किया गया है कि अब संबद्धता के अपग्रेडेशन के लिए स्कूलों में वर्चुअल निरीक्षण होगा। कोरोना काल में जो स्कूल पहले से ही बंद हैं उन्हें नियमित निरीक्षण नहीं होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ा है। सोनीपत में ऐसे 35 स्कूल हैं जिन्होंने मान्यता के लिए आवेदन किया है। बोर्ड की ओर से इस संदर्भ में सभी स्कूलों व निरीक्षण समिति सदस्यों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सर्कुलर के अनुसार यह निरीक्षण सत्र 2020-21 के लिए उन स्कूलों का होगा जो स्कूल सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी के लिए अपग्रेड होना चाहते हैं। इसमें 2018-19, 2019-20 व 2020-21 के स्कूलों के मामलों को रखा गया है। बोर्ड की ओर से इसके लिए नई निरीक्षण समितियां भी बनाई जाएंगी। वहीं अब भौतिक निरीक्षण के लिए बनाई गई समितियों को वापस ले लिया गया है। ऐसे होगा वर्चुअल निरीक्षण। तो ये वर्चुअल निरीक्षण इस प्रकार से किया जाएगा। बोर्ड की ओर से पहले संबंधित स्कूल की ओर से आवेदन को जांचा जाएगा। उसके बाद अभी तक की परीक्षाओं की शैक्षणिक रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। इसके बाद नई कक्षाओं के लिए संस्थान में उपलब्ध संस्थान की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। यह देखा जाएगा कि जो स्कूल आवेदन कर रहे हैं असल मायने में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाएं भी हैं या नहीं। खासकर बोर्ड एग्जाम्स में लैब से जुड़ी व्यवस्था की जांच जरूर की जाएगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। हरियाणा सरकार ने हाल ही में किन संस्थानों को कोरोना जांच करने की अनुमति दी है? तो ये अनुमति दी गई है NABL लैब को और NABH हॉस्पिटल को। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ अब नेशनल एग्रेडेशंस बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर हॉस्पिटल व नेशनल एक्रीडेशंस बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड सेलिब्रेशंस लेबोरेटरीज लैब भी कोरोना से संबंधित एंटीबॉडीज़ व एंटीजन जांच कर सकेंगी। इसके लिए सरकार की ओर से अनुमति भी मिल गई है। तो यहाँ पर इसकी स्थापना हम देख लेते हैं। NABH की जो स्थापना है ये 2006 के अंदर की गई थी और फिलहाल इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है और इसकी जो फुल फॉर्म है
वो है नेशनल एक्रेडिटेशंस बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद है यूएवी के क्षेत्र में काम करने के उद्देश्य से हाल ही में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुरुग्राम के साथ किसने समझौता किया है? तो ये समझौता किया है BEML ने। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के उद्योग विहार फेज 1 स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर IoT एंड AI इन इंडिया, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और UAVS अर्थात अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की सहायता प्रदान की जाएगी। इसे लेकर BEML, IIT कानपुर और नेस्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच बेंगलुरु के साथ एक समझौता किया गया है। उद्योग विहार स्थित नेस्कॉम का एक्सीलेंस सेंटर है। यहाँ पर प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के विकास को बेहतर माहौल दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट व इंटरनेट ऑफ थिंग्स को नई दिशा देने का काम यहाँ पर चल रहा है। यह दोनों प्रौद्योगिकी दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लाने के अंदर सक्षम है। यही कारण है कि गुरुग्राम में इसे बढ़ावा देने का काम भी चल रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, और इसकी जो चेयरपर्सन है वो हैं केशव R मुरुगेश, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली के अंदर है, और इसकी स्थापना 1 मार्च सन 1988 को की गई थी। तो चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा के किस जिले के स्ट्रीट वेंडरों को पहचान पत्र दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा फतेहाबाद के स्ट्रीट वेंडरों को। कोरोना काल के बाद पूरे देश के अंदर जगह जगह पर रेहड़ी लगाई जा रही हैं, जिससे अतिक्रमण बढ़ने के साथ ही वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेहड़ी चालकों को पुलिस के डंडे भी खाने पड़ रहे हैं। शहर में लगभग 1000 से अधिक लोग रेहड़ी लगाकर अपना रोजगार चला रहे हैं, लेकिन उनके पास किसी प्रकार का पहचान पत्र नहीं है कि वो किस सामान की रेहड़ी लगा रहे हैं। पुलिस के पास भी इसका अभी तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अब नगर परिषद की तरफ से इन स्ट्रीट वेंडरों को पहचान पत्र मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा रेहड़ी लगाने के लिए जगह का चयन भी किया जाएगा और इन्हें पूरी सुविधा दी जाएगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, कोरोना संक्रमण के बाद ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने परीक्षाएं लेनी स्टार्ट कर दी हैं? तो ये यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। रेवाड़ी के मीरपुर स्थित इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में मंगलवार से परीक्षाएं होनी शुरू हो गई हैं। कोरोना काल के बाद यह पहली यूनिवर्सिटी है जिसने अपनी परीक्षाएं शुरू कर दी हैं। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का कड़ाई से पालन किया गया है। सभी परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्र के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई है। प्रत्येक शिफ्ट की परीक्षा आरंभ करने से पहले परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज करवाया गया है तथा परीक्षा केंद्र में प्रवेश हेतु मास्क की अनिवार्यता भी रखी गई है। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं विद्यार्थी इस प्रकार से दूर दूर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं ताकि जो कोरोना का संक्रमण है ये ज़्यादा न बढ़े। किसी भी कमरे में 15 से अधिक परीक्षार्थियों को नहीं बैठाया गया है। हरियाणा की यूनिवर्सिटी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले परीक्षाएं करनी आरंभ करवाई हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, युवाओं को नौकरी के लिए कोचिंग दिलाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है हरियाणा। अब हरियाणा सरकार प्रतिभावान युवाओं को नौकरी की तैयारी भी करवाएगी। सरकार 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों में परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने जा रही है। हरियाणा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार ने 2 कंपनियों के साथ MOU पर भी साइन किया है। सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ एक करार किया है। यह फाउंडेशन CSR के माध्यम से 80 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक खर्च करेगी। युवाओं को कोचिंग देने के लिए सरकार ने ग्रेडअप के साथ भी करार किया है, जो अलग अलग भाषाओं में रेलवे, बैंकिंग, कर्मचारी चयन आयोग, डिफेंस आदि की कोचिंग देगी। यह जानकारी हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के द्वारा खुद दी गई है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि छात्रों का चयन यहाँ पर किस प्रकार से किया जाएगा। सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से ग्रुप C और ग्रुप D की भर्तियों में आवेदन करने वाले 13 लाख छात्रों की डिटेल ली है। इसे रोजगार विभाग को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इस डिटेल में
परसेंटेज लाने वाले छात्रों में से टॉप 50,000 छात्रों को कोचिंग दी जाएगी। इसमें 70% ग्रामीण छात्रों को चुना जाएगा, जबकि 30% शहरी छात्रों को इसमें चुना जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या होगा कोचिंग के अंदर। प्रथम चरण में 50,000 मेधावी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से कोचिंग दी जाएगी। इसमें प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ा सिलेबस, रीडिंग और उससे जुड़ा मटेरियल्स उपलब्ध करवाया जाएगा और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तर्ज पर पेपर भी लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन्हें इंटरव्यू फेस करने के तरीके भी समझाए जाएंगे। इसमें से टॉप 1000 युवाओं को लाइव कोचिंग देकर ग्रुप ए तथा ग्रुप बी की नौकरियों के लिए भी तैयार करने की योजना बनाई गई है। जो एक्टिव नहीं होगा उसे बाहर करके दूसरे छात्रों को मौका दिया जाएगा। हर सप्ताह व हर महीने तैयारी की प्रगति की समीक्षा भी यहाँ पर की जाएगी। जो छात्र ऑनलाइन तैयारी में हिस्सा नहीं ले रहा होगा उसे बाहर कर दिया जाएगा और उसकी जगह दूसरे छात्र को मौका दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे हरियाणा के करंट अफेयर यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चन। कल हमने आपसे पूछा था हरियाणा के किस जिले में सबसे बड़ा गोविंद पक्षी विहार बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 नंबर। यह घोषणा सोनीपत में की गई है। सेफ इंडिया फाउंडेशन यहाँ सोनीपत का सबसे बड़ा गोविंद पक्षी विहार व गोविंद औषधीय बगीचा बनाएगी। सदर थाने के साथ पुलिस क्वार्टर में लगे पेड़ों के बीच पक्षी विहार और औषधीय बगीचा बनाया जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, राज्य पुलिस बल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को 6 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया जाएगा। तो ये आज का क्वेश्चन है और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 10%, 15%, 20% या 33%। तो आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको इसका आंसर कल की वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।